गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं या क्यों ज़रूरी है हमारे लिए पढ़ना? क्योंकि बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट में, जैसे जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, इसमें बहुत जगह डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस होता है और उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आर्बिट्रेरीनेस हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को हटा करके और फेयर मैनर में चीज़ों को करने के लिए ये ज़रूरी है कि इसको आप जानिए कि क्या है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अच्छा, दूसरी तरफ ये भी है कि ये कोई एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ नहीं है, ये हमारे संविधान में अंदर ही निहित है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटरप्रिटेशन से बताया है। तो आइए जानते हैं कि ये तीन प्रिंसिपल है क्या। जो पहला प्रिंसिपल इसका है कि नो मैन शैल बी जज ऑफ हिज ऑन केस। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ मैन पे ही अप्लाई होता है, ये मैन विमेन सबको एक समान करके यहाँ बताने का पहले तरीका था ऐसे लिखने का। तो वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अपने ही केस में किसी को जज नहीं होना चाहिए। ये आपको भी समझ में आता है कि अगर आप किसी भी मुद्दे पे विवाद होता है, दो पक्ष है ना, दोनों पक्ष के बीच बीच कोई बात में सहमति नहीं बन रही है, ठीक है, आपका पोजीशन कुछ और है, दूसरे वाली पार्टी का पोजीशन कुछ और है। अगर इसमें किसी तीसरे व्यक्ति और न्यूट्रल व्यक्ति अगर वो नहीं सुनता है तो क्या होगा? अगर आप ही जज बन जाएंगे तो आप तो अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू को ज़्यादा फेवर करेंगे। हाँ, ये ऐसा हो सकता है कि राजा हरिश्चंद्र जैसे भी कुछ लोग हों, लेकिन वो एक एक्सेप्शन है, रूल नहीं है। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि ये माना जाता है कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ही आगे फॉरवर्ड करोगे, तो जिससे जस्टिस डिलीवरी में क्या होगा, एक सही फेयरनेस नहीं होगा वहाँ पर, है ना, वो कहीं ना कहीं ज़्यादती की बात जरूर हो जाएगी। तो इस वजह से ये ज़रूरी है। अच्छा, एक बात और इसमें है कि ज़रूरी नहीं है कि इसमें आपका सीधा सीधा जुड़ाव हो उस कन्फ्लिक्ट में। हो सकता है कि आपका कहीं और से इंटरेस्ट निहित हो। जैसे अगर मान लीजिए किसी केस में रिलायंस एक पार्टनर है या कोई भी टाटा ही पार्टनर है और उसमें उस कंपनी में आपके स्टेक्स हैं, आपने स्टेक्स खरीद रखे हैं, या फिर आपके कुछ रिलेटिव्स उसमें काम करते हैं या कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, तो इन सब चीज़ों से आपका एक लिंक बनता है। अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो कई सारे जजेज, आपने न्यूज़पेपर में देखा हो कि अपने आप को हटा लेते हैं उन केसेस से। बाद में पता चलता है कि हाँ, उनका कुछ लिंक रहा होगा इस वजह से, ताकि फेयरनेस मेंटेन रहे। इसका दूसरा प्रिंसिपल ये कहता है कि बिना दोनों पक्ष को सुने हुए पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। यानी कहने का अर्थ ये है कि अगर मान लीजिए आप किसी चीज़ पर जजमेंट दे रहे हैं, तो एक पक्ष का सुने, दूसरे पक्ष का सुनेंगे, तभी तो जाके आप अपना एक डिसीजन दे पाएंगे। अगर आप किसी एक पक्ष को सुनिए, दूसरे पक्ष को सुने बिना ही डिसीजन दे देंगे तो क्या होगा? उसमें कहीं ना कहीं एक अनफेयरनेस झलकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए कि अभी जो मुंबई में परमवीर सिंह के साथ जो हुआ, अभी कोई इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से हुआ नहीं है, लेकिन इतने बड़े ओहदे से उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, एक तरह से उनको हटा दिया गया उस पोस्ट से। कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई एक बहुत ही ऑनररी पोस्ट है ना, और वहाँ से किसी को अनसेरेमोनियसली अगर आप हटा रहे हैं तो आपके पास बहुत ही पुख्ता रीज़न होने चाहिए और उसके सबूत भी होने चाहिए, है ना। तो इसमें क्या है कि आपने उनको सुना नहीं, अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो जा रहे हैं कोर्ट्स। आपने अब पहले सुना होगा कि कल या परसों वो सुप्रीम कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए। बेसिक बात ये है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने रखना चाहते हैं। वो इनफैक्ट ये दावा कर रहे हैं कि मुझे फिर से रीइंस्टेट किया जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस प्रिंसिपल का वायलेशन मानते हैं। तीसरी चीज़ है कि जो अथॉरिटी है, यानी जो जज हैं, तो उनको बोनाफाइड एक्ट करना चाहिए। अथॉरिटी को भी हो सकता है, पुलिस भी सिस्टम हो सकता है, बाकी लोग वकीलों के सिस्टम जो होता है, लॉयर्स का, वो भी हो सकता है। पूरा जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, सिविल जस्टिस सिस्टम, ये जो पूरा सिस्टम है, उसको बायस मैनर में एक्ट नहीं करना चाहिए। बायस मैनर में एक्ट करने का मतलब क्या है? आप कोई पैसा खा के किसी एक पक्ष का दे दिए, है ना, ये आप एक तरह से ये, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि ये इंडिविजुअल पे निर्भर करता है, ये उसके इंटेग्रिटी पे निर्भर करता है कि वो लेगा कि नहीं। मान लीजिए ले ही लेगा तो आप रोक नहीं सकते इस केस में, क्योंकि इसको बाहर से कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। पर फिर भी क्योंकि ये प्रिंसिपल है तो वो तो कहता ही है कि अगर मान लीजिए आप एविडेंस को भी अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि किसी एक केस में आपने कुछ और इंटरप्रिटेशन दे दिया उस सेम चीज़ के बारे में, और किसी दूसरे चीज़ में, किसी दूसरे केस में कोई और इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें ऑब्जेक्टिव तरीके से देखने की ज़रूरत होती है। इसके करने के पीछे मैंने पहले भी कहा कि ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आर्बिट्ररीनेस को हटाना है और सर्टेन डिग्री ऑफ फेयरनेस को लाइए डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में, ताकि लोगों का विश्वास भी बना रहे और ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहे सिस्टम में, है ना। इसमें होता क्या है कि कभी कभी
आप ज़्यादती हो जाती है। तो इसको एक तरह से कहा जाता है कि आप ह्यूमन पहलू से सोचिए, थोड़ा ह्यूमनाइज़ कीजिए डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस को, चाहे कोई भी हो। अक्सर हाँ, ये गलतियाँ कहाँ होती हैं, जहाँ एक पक्ष बहुत ही मजबूत हो और एक पक्ष बहुत कमज़ोर हो, उसमें बह जाना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि बहुत बड़ा पक्ष होगा तो हो सकता है वो आपको पैसे का लालच दे सकता है, वो आपको डर दिखा सकता है, वो अपने पावर्स के थ्रू दिखा सकता है, या वो आपको अलग-अलग तरीकों से आपके लाइफ़ को अफ़ेक्ट कर सकता है, आपके इन अ सेंस अथॉरिटीज़ के, है ना? तो वैसे सिचुएशन में ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इस चीज़ को अप्लाई किया जाए, ताकि किसी के साथ अनफेयरनेस ना हो। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये इन्हेरेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 14 एंड 21 में। इसका बेसिस भी लोग कहते हैं कि ये रैशनल बेसिस है, बहुत ही रीज़न पे है। आप सोचिए ना, ये तीनों के तीनों प्रिंसिपल कितने रीज़नेबल है ना। अगर कोई केस है और उसमें एक पार्टी को सुने ही नहीं, या जो जज बैठा हुआ है उसका इंटरेस्ट किसी एक पार्टी में लाई करता है, या वो बायस्ड मैनर में एक्ट करे, इन तीनों में से कोई एक हो, या तीनों सम्मिलित हो, या एक ग्रुप हो दो का, किसी भी तरह से अगर वायलेशन होता है तो वहाँ पर जस्टिस सही नहीं निकलेगा और डिसीजन मेकिंग में दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। इसलिए इसको जानना ज़रूरी है। आई होप कि आपको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का क्लैरिटी मिल गया हो क्या होगा। थैंक यू।